जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं उसी और जोश जुनून के साथ। बीके का क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। चलिए चलते हैं, आज पहली क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन था? पहला ऑप्शन है काकीनाडा 1923, दूसरा ऑप्शन है बेलगाम 1924, तीसरा ऑप्शन है कराची 1931 और चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी 1926। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन था? ये मैंने बताया भी था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बेलगाम 1924। अगर रोज़ वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। चलिए, बेलगाम 1924 में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जो इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और अंतिम ही था। ये एक महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक ही अधिवेशन किया था। कहाँ? बेलगाम 1924 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन अंडमान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो जब 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था तो वह स्थान है म्यांमार। कौन स्थान है? म्यांमार है। इससे पहले बर्मा के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? बर्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? पहला ऑप्शन है एक मंडा, दूसरा ऑप्शन है अमरी, तीसरा ऑप्शन है रंगपुर और चौथा ऑप्शन है गिरनार। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? वह है गिरनार। गिरनार क्या है? एक शिलालेख है। क्या है? गिरनार एक शिलालेख है। गिरनार एक शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को डैश के बाद भंग कर दिया जाता है। राज्यसभा को कितने वर्ष के बाद भंग कर दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो राज्यसभा को कितने साल के बाद भंग कर दिया जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा, अगर पूछेगा लोकसभा कब भंग होता है? लोकसभा हर एक 5 वर्ष पर भंग हो जाता है। हर एक 5 वर्ष पर भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? पहला ऑप्शन निकोबार कबूतर, दूसरा ऑप्शन है भारतीय जंगली गधा, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय लोमड़ी और चौथा ऑप्शन है भारतीय गैंडा। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? तो यह है निकोबार कबूतर। स्थानिक प्रजाति कौन है? निकोबार कबूतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है एम.जी. रनाडे और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। यह देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में किसे नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, ये पूछ रहा है कि किसे नरमपंथी, यानी 1907 में
जब सूरत अधिवेशन हुआ, जब सूरत का विभाजन हुआ तो उसी सूरत अधिवेशन में जो जो राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे वो दो भागों में टूट गए, दो भाग में टूट गए। कौन कौन भाग? एक नरम भाग, नरम पंथी, एक गरम पंथी, दो भाग में टूट गए। तो गरम पंथी में कौन कौन थे? लाल बाल पाल, याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल, याद रखिएगा, तीन लास्ट में जो लाल बाल और पाल आए तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अब पाल आएगा। तो ये लोग गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, एमजी नराडे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के नाम बताइए। भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा और चौथा ऑप्शन है BN राव। तो भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कहे तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी कहे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब कौन हो जाएगा? तब हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा जब अस्थायी अध्यक्ष कहे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की संस्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोधी और चौथा ऑप्शन है खिलजी खां। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी। किसने? बहलोल लोधी। ऐसे याद रखिएगा, लोधी वंश की स्थापना बकलोल लोधी, यानी ऐसे याद रहता है। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज लिखा था? निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था? पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़ और चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो जो कविराज मार्ग थे वो अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कगेध नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है? कागेद नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है? पहला ऑप्शन है मई, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर और चौथा ऑप्शन है अगस्त। तो जो कागेद नृत्य है वो किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर में। कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस महीने में? दिसंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन 1901, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 1904। तो नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। नोबेल शांति पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ये पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, नोबेल शांति पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रस्ताव की पृथ्वी का स्थलमंडल डैश के प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का स्थलमंडल कितने में विभाजित और कुछ छोटी प्लेटों में भी विभाजित है। तो वो कितने में है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 16।
तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो 7 भागों में विभाजित है। पृथ्वी का स्थलमंडल कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित है। और छोटे प्लेटों में कितने विभाजित है? तो 8 भागों में। छोटे प्लेटों में 8 प्लेटों में विभाजित है और बड़े प्लेटों में 7, जो पृथ्वी का स्थलमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला भारत, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कोलंबिया और चौथा है चीन। तो वो कौन सा देश है जो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिदुरुत लागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पिदुरुत लागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहला म्यांमार, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा श्रीलंका। तो पिदुरुत लागला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या है? हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लिटिल बॉय, दूसरा ऑप्शन है फैट मैन, तीसरा ऑप्शन है थिन बॉय, चौथा ऑप्शन है बिग बॉय। तो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा पर, और जापान, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। जापान में है। और जापान में जो नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया, वो कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। इसका फैटमैन, इसका कोड क्या था? इसका कोड फैटमैन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? पहला असम, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो 2011 के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? वह है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम प्रति व्यक्ति घनत्व अरुणाचल प्रदेश के है। और 2011 भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? किस राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वह है बिहार का। किस राज्य का है? बिहार का। किस राज्य का है? बिहार का है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का व्यापक विषय किसके बारे में था? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का व्यापक विषय किसके बारे में था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रशासन। दूसरा ऑप्शन है औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान। तीसरा ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। और चौथा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया
चौथा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश डैश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन है सोवियत संघ यानी रूस, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 51 से 56, दूसरा ऑप्शन है 1956 से 57, तीसरा ऑप्शन है 61 से 66 और चौथा ऑप्शन है 66 से 67। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 हुई थी। कब हुई थी? 1951 से 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की लास्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 22 और तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 22%। कितना? 22%। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। आप देखते रहिए ऐसे ही वीडियो और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक जुड़े लोग और पढ़ाई कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।